नमस्कार। तो हम लोग लास्ट क्लास में रीमर टीमन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखे थे, नहीं? चलिए, तो आज उस पर थोड़ा सा क्वेश्चंस किया जाए। तो ये क्वेश्चंस करने से पहले आप एक बार रीमर टीमन रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म जो जैसे हम लोग लिखे थे और एबनॉर्मल रीमर टीमन रिएक्शन भी हम लोग किए थे, तो उसका आप एक बार ये करिए कि एक बार मैकेनिज्म दोनों का देख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, राइट प्रोडक्ट्स चलिए पहले इतना किया जाए, इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करो। हो गया? तो सिंपल है, फिनॉल्स एंड डेरिवेटिव्स में होगा तो यहाँ पे फिनॉल है। अब देखो, इस फिनॉल का ऑर्थो ये है और इस फिनॉल का ऑर्थो ये है, लेकिन ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि ये EAS रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली यहाँ पर इस और इस पोजीशन पे ना हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि जैसे अगर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसी तरह से अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 हो गया। पढ़े थे हम लोग EAS रिएक्शन में, इसलिए इन ऑर्थो पर ना आके इसके या इसके पैरा पर इस बार मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बात EAS जैसा ही है, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं, चाहे यहाँ पर भी बन सकता है, दोनों सेम बात है ना। तो OH OH और यहाँ पर आ जाएगा CH। ऐसा क्यों किए हम लोग? क्योंकि यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर आता तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन हो जाता, तो 1 2 3 मतलब हिंड्रेंस ज़्यादा है ना, लगातार 1 2 3, और अगर यहाँ आएगा तो 1 2 3 छोड़कर 4 पर है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सिमिलरली जब इसको आप ट्राई करेंगे तो इसमें भी इस पोजीशन पे आना चाहिए था ना, इस पोजीशन पे। इस बार इस पोजीशन पे नहीं आएगा क्योंकि ये इसका ऑर्थो है, फिनॉल डेरिवेटिव में होगा रीमर टीमन, तो यहाँ ना आकर कहाँ आएगा, पैरा पर आएगा। तो अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ OH हो गया, यहाँ OCH3 हो गया, और यहाँ पर अपना CHO आ जाएगा। बोलो भाई, थर्ड वाले की बात किया जाए, है ना, थर्ड वाला देखो। तो थर्ड वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से सबसे पहले स्टेप पे H जाएगा, तो C पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर 3 लिविंग ग्रुप FCl Br ना। तो यहाँ लिविंग ग्रुप की तरफ ब्रोमीन पहले स्टेप में जाएगा, तो जो DCC बनेगा यहाँ पर वो F और Cl बनेगा, और फिर जब इस पर अटैक करता है, जब वो बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो इन दोनों में से एक बाहर निकलेगा। कौन बाहर निकलेगा? जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? Cl। तो इस वजह से यहाँ पर जो मैं मेजर प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ वो यहाँ पर फ्लोरीन आएगा। बोलिए, क्लियर है ना, मतलब फ्लोरीन मेजर आएगा क्योंकि वो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है, तो वो नहीं निकल पा रहा है ना। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह से अगर हम लोग इसका प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं
तो सेम ये भी इसके जैसा है। अगर इसको हम लोग ऐसे बनाएं, इसको ऐसे लिख दें, तो ये भी इसके जैसा ही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा। बोलो भाई, मैकेनिज्म अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर Cl आ जाएगा। आया है पूरा? नहीं। देखो इसका मेजर प्रोडक्ट अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये बेंजीन है, यहाँ Cl आएगा। आया होगा? ठीक वैसे ही जैसे इस पे हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं वैसे ही यहाँ आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी लगभग ऐसा ही है। तो पहले स्टेप में ये H+ जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसा साइक्लिक है ना 2 Cl बनेगा, फिर ये लोन पेयर जो है ये बॉन्ड बनाते हुए यहाँ पाई बॉन्ड टूट ही जाएगा, ये बनाकर इसको बाहर करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ध्यान से, वो ऐसा बनेगा। क्यों भाई? ठीक है, जैसे इसमें किए हैं ठीक वैसे ही इसमें हो रहा है ना। चलो, तो ये क्वेश्चंस कर लिया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस इसमें देखा जाए। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, इसमें वही मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है जो इसमें हो रहा है, एबनॉर्मल रिमर्टिमन वाला। बस यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पर नाइट्रोजन है ना, मैकेनिज्म सेम फॉलो हो रहा है। चलिए फिर देखा जाए, कुछ और क्वेश्चंस देख लिया जाए। चलिए भाई, इसको देखा जाए एक बार। थोड़ा सा आइसोटोपिक इसमें हम लोगों ने छेड़छाड़ की है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म का यहाँ पर इन क्वेश्चंस में है ना एक डिटेल्ड आपको इनसाइट रखना होगा। और ये अपना नेफ्थॉल है ना, अल्फा नेफ्थॉल, अल्फा पर OH है, नेफ्थलीन पे OH आया हुआ है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिए। चलो पॉज करके करेंगे, हो गया होगा। देखो तो बेंजीन पर, क्योंकि ये रिंग जो है, ये रिंग ज़्यादा एक्टिवेटेड है इससे, तो इसी पर ES होगा, पढ़े थे हम लोग। अब इसमें दो पोजीशन हम लोग पढ़े थे, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, और नेफ्थलीन पर हमेशा अल्फा पर ही ES होगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर अटैक से 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, बीटा से 6 बनते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस बार अटैक नहीं होगा, ये इसके ऑर्थो पर है, यहाँ अटैक नहीं होगा क्योंकि ये पोजीशन कौन सी है, बीटा है। तो इस बार इसका मेजर अटैक किधर होगा, इस तरफ होगा। बोलिए, तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये नेफ्थलीन जैसा ही इसको ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर CHO आएगा। नेफ्थलीन पर हमेशा अल्फा अटैक से ही मेजर प्रोडक्ट मिलता है ES में, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ पर पहले जैसा वो था सारा इंक्लूडेड है, बस क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल डिफरेंट तरीके का है, इसलिए हम लोग अलग से इसको पढ़ते हैं।
इसकी बात करें तो अब याद करिए, है ना, सबसे पहले तो यहाँ से H+ खींच लेगा ये, फिर ये ऐसा रेजोनेंस करके यहाँ आएगा नेगेटिव, फिर ये इस पर अटैक करेगा। तो ऐसा स्टेप होता था, याद करो मैकेनिज्म। देखो यहाँ पर तो H है ना, यहाँ पर H है और यहाँ आ जाएगा CH, सॉरी H निकल चुका है, D निकल चुका है, यहाँ पे आ जाएगा CCl2- और ये H यहाँ पर ट्रांसफ़र होता था। बोलो भाई, है ना। तो ऐसा यहाँ पर HCl2 होगा और यहाँ नेगेटिव आएगा, जो रेजोनेंस इस तरह से कर जाएगा, और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा ना। यहाँ पर O-, यहाँ पर CHCl2 सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार OH आ जाएगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को यहाँ से मिलेगा वो मिलेगा OH3+ डालने के बाद यहाँ H और यहाँ पर CHO। बोलो तो मतलब हमने CdCl3 और NaOD लिया था, उसका कोई असर यहाँ पर नहीं आया, बिकॉज मैकेनिज्म में इनसे रिटेन हुआ कोई हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम इसमें नहीं रहता है। ये बात हम लोग पढ़े हैं, तो इसलिए ये प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये वाला D अगर इस पर अटैक होगा तो ये D जाएगा ना। तो यहाँ पर अब देखो, आप ये समझना मैकेनिज्म हमने लिख दिया एक बार, वही चीज़ यहाँ जब करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा CDO और बाकी सारी जगह पर D एज इट इज़ जैसे था वैसे रहेगा। बोलिए, तो इस केस में ये वाला प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक, चलो तो बना लिया होगा। इसमें अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव टाइप का है, इंफॉर्मेटिव ना बोला जाए, एक स्पेशल क्वेश्चन टाइप का है, जरा वो समझ लिया जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, CHCl3 OH- सेकेंड स्टेप में H3+, तो एक A बना और प्लस एक B है, और B जो है दिस इज एबनॉर्मल प्रोडक्ट, पूछ रहा है आपसे, है ना। और आपको यही बताना है, A तो बता लेंगे, है ना, B ही आपको पूछ रहा है एबनॉर्मल प्रोडक्ट। तो इसमें एक बार देखो तो जरा क्या बनेगा। सोच लिए। तो जो A बना, A तो आप बना लिए, A रीमन रिएक्शन हुआ, नॉर्मल प्रोडक्ट जो है, तो यहाँ OH है और यहाँ पर आ जाएगा CHO और यहाँ पे बेचारा अपना CH3 रहेगा। तो ये हो गया A नॉर्मल प्रोडक्ट। अब एब नॉर्मल प्रोडक्ट की बात अगर की जाए तो यहाँ पर पहले तो यह निगेटिव आएगा OH- से, फिर यहाँ रेजोनेंस होकर यहाँ भी निगेटिव आएगा ना, मतलब इस जगह पर भी अटैक होगा, तो वहीं से एबनॉर्मल मिलेगा, क्योंकि इधर और इधर अगर आप बनाओगे तो वो तो नॉर्मल प्रोडक्ट बन रहा है जो ये बना है। तो जब ये निगेटिव आएगा तो देखो यहाँ पर एक CH3 है, यहाँ नेगेटिव आएगा और वो अपना CCl2 जो DCC बनेगा, यहाँ से CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, इस इलेक्ट्रोफाइल पे ये नेगेटिव चार्ज अटैक करते हैं। सो दिस प्रोडक्ट इज एबनॉर्मल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये वापस एरोमेटाइज नहीं हो पा रहा, इसी वजह से इसको एबनॉर्मल बोल रहे हैं। अब आप बोल सकते हो सर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होकर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होकर 2 OH आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें फिर वही बात थी, है ना, कि यहाँ पर OH सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ये ऐसा ही बनेगा, क्योंकि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे तो हम लोग ऐसी बात करते थे ना, CHCl2, और हम लोग ने बोला था कि SN प्राइम मैकेनिज्म से होता है कि ये बॉन्ड इधर आता है,
ये इधर आता है तब इसको बाहर करता है ना, मतलब पाई बॉन्ड इसमें असिस्ट करता है इसको बाहर जाने के लिए, क्योंकि इसमें पीछे ये हिंड्रेंस ज़्यादा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। याद आ रही है बात, हम लोग ने लिखा था वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। देखो क्योंकि यहाँ पर अब इस सिग्मा बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ये पाई बॉन्ड है जरूर लेकिन इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है, दिख रहा है, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर है और ये क्लोरीन निकल जाए ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर पाई बॉन्ड आना चाहिए, देखो तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आना चाहिए, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड ही नहीं आ पा रहा, इसलिए ये क्लोरीन निकलेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे क्लोरीन रहेगा, OH नहीं आएगा, तो यही प्रोडक्ट अपना एबनॉर्मल प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा यूनिक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो दिस इज एबनॉर्मल प्रोडक्ट बी, नोट कर लीजिए। बढ़ा जाए आगे। चलो देखते हैं, अब लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, लिखो इसका फिनॉल्स का, रीमर टीमन रिएक्शन विथ CCl4। ठीक है, जैसे CHCl3 के साथ रीमर टीमन रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, ठीक वैसे ही फिनॉल का रिएक्शन CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, और सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग H3O+ डाल दें तो इस बार अपने को यहाँ पर मिल जाता है OH और यहाँ पर आ जाता है COOH। ठीक है, और इसका नाम बोलते हैं हम लोग सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड है ना। यहाँ पर अगर एल्डिहाइड होता था तो उसका नाम था सैलिसिल डिहाइड, और COH हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, है ना। अगर इसका IUPAC नेम बताना है तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, तो हम लोग बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों सही है, तो हम लोग लिख देते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया अपना रीमर टीमन रिएक्शन विथ CCl4, सेम मैकेनिज्म है और इस बार सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में, चलो अच्छा इसको पहले नोट कर लो, थोड़ी जगह बनाए मैकेनिज्म के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इसका मोलर मास मान लीजिए फिनॉल का M है, तो यहाँ पर ये मोलर मास बढ़ जा रहा है, और ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 44 ना, CO2 बढ़ जा रहा है, तो मोलर मास इसका M है, तो CCl4 के साथ रीमर टीमन कराने से इसका मोलर मास 44 यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसका मैकेनिज्म समझा जाए। देखते हैं, देखो सबसे पहले स्टेप में तो वही होगा कि जो बेस है ये यहाँ से H+ बाहर करेगा और बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, जो कि ज़्यादा एक्टिवेटिंग होगा। ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ ऐसा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर जो अपना CCl4 है, जैसा हम लोगों ने PCl5 को लिखा था वैसे ही CCl4 को भी लिख सकते हैं। इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जा रहा है। तो यहाँ पर है ना डबल बॉन्ड O ऐसा ऐसा, यहाँ H है, यहाँ C और 3 क्लोरीन ऐसा हो जाएगा। नहीं, अब देखो ये वाला H जो है ये इसके साथ टॉटोमराइज कर जाएगा, है ना, टॉटोमराइज्ड। तो टॉटोमराइजेशन के बाद ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर C 3 क्लोरीन आ जाएंगे। मीडियम कैसा है भाई, बेसिक है, तो ये जो OH है इसका H+ फिर बाहर निकल जाएगा, है ना, फिर नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा।
और फिर देखो ये यहाँ बॉन्ड बनाते हुए फिर क्लोरीन को बाहर करेगा, मतलब फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख दे रहे हैं OH माइनस और SN लिख दे रहे हैं। SN मतलब SN के एक मैकेनिज्म से, कौन सा मैकेनिज्म था वो, SN प्राइम, पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही तीनों क्लोरीन हट जाएंगे और तीनों की जगह पर आ जाएगा कौन, यहाँ पर O माइनस है और यहाँ पर C OH 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 ऐसा कुछ हो गया। और एक कार्बन पर 3 OH जो हैं वो अनस्टेबल होंगे, 2 OH वाटर बनाकर बाहर हो जाएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा अपने को COOH। बोलो तो 2 OH चला जाएगा बाहर, एक OH एक H, C डबल बॉन्ड O, एक OH रहेगा। फिर लास्ट स्टेप में जब हम लोग H प्लस डाल दे रहे हैं तो ये H प्लस यहाँ पर इस तरह से। अच्छा एक चीज़ और है, ये बना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक होता है फिनॉल। तो ये OH जैसे ही आया ये इमीडिएटली यहाँ से H प्लस ट्रांसफ़र कर लेगा, है ना। और इस तरह से अपना यहाँ पर OH ये आ जाएगा और ये बन जाएगा COO माइनस। और लास्ट स्टेप में जब आप H3O प्लस डालेंगे तो ये H3O प्लस H प्लस यहाँ पर दे देगा, ठीक है। ये OH और ये आ जाएगा यहाँ पर COOH, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर हुआ सबको। तो ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है और लगभग सेम मैकेनिज्म है जैसा हम लोग रीमर टीमन रिएक्शन में पढ़े थे, वैसा ही है। इसको भी नोट कर लीजिए भाई। पॉज करके हो गया। चलिए फिर लिखिए, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, कोलबेज श्मिट रिएक्शन। फिनॉल का ही एक और रिएक्शन है कोलबेज श्मिट रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, ये भी रीमर टीमन जैसा ही है। इसमें हम लोग ले लेते हैं फिनॉल और फिनॉल का रिएक्शन करा दिया जाता है CO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम OH माइनस, और सेकेंड स्टेप में हम लोग वही H3O प्लस डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी सैलिसिलिक एसिड ही इनिशियली मिलता है अपने को, COOH, है ना। क्या मिला, सैलिसिलिक एसिड, मतलब सेम वही चीज़ है, वहाँ CCl4 के साथ कराए थे, यहाँ पर CO2 के साथ कराए थे। अब कोलबेज श्मिट पे एक और स्टेप है कि सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करा देते हैं, है ना। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर अटैक करके SNAE मैकेनिज्म यहाँ पर कर देता है। पढ़े थे हम लोग SNAE मैकेनिज्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो ठीक वैसा ही एक SNAE मैकेनिज्म हो जाएगा और इस बार अपना जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो यहाँ पर O था ही, C डबल बॉन्ड O CH3 रहेगा और यहाँ पर COH जैसा था वैसा रहेगा। इसका नाम हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन, कॉमन नेम, है ना, एस्पिरिन। और एस्पिरिन जो होता है वो पेन किलर होता है ना, एनाल्जेसिक, ठीक है, और एंटीपायरेटिक फीवर के लिए भी, ठीक है। एनाल्जेसिक पेन किलर, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए, है ना। और इसका अगर हम लोग नाम IUPAC लिखना चाहें तो ये 2 पर AC टॉक्सी ग्रुप है, तो इसका नाम होता है 2AC टॉक्सी, है ना, बेंजोइक एसिड, 2AC टॉक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये कोलबेज श्मिट रिएक्शन कहलाया, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लिया जाए कैसे क्या हो रहा है ना। इसको पहले नोट कर लीजिए सब लोग, फिर मैकेनिज्म समझा जाए। हो गया भैया, देखो
अच्छा, ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन, इसका भी एक नाम है अलग से। इस स्टेप को भी हम लोग एक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। वो रिएक्शन है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ठीक है, अभी समझेंगे व्हाट इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। अभी यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, ये। ठीक है, नोट कर लो, मैकेनिज्म समझा जाए। लिखिए, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझा जाए। सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म है, कोई नई बात नहीं है। फिनॉल का सबसे पहला रिएक्शन बेस के साथ होगा, H+ खींचेगा क्योंकि मीडियम बेसिक है। फिनॉक्साइड बनेगा जो कि ज़्यादा एक्टिवेटेड है। इसका एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच सकते हैं जिस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O ऐसा, प्लस CO2 इस बार अपना इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव है। सेंट्रल एटम एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से पाई बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर H है, ये C डबल बॉन्ड O ऐसा बन जाएगा। फिर ये वाला H यहाँ पर टॉटोमराइज करेगा। ठीक है, तो टॉटोमराइजेशन के बाद ये अपना ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत, क्योंकि मीडियम बेसिक है, OH- है, तो ये यहाँ पर H नहीं रहेगा, ये H निकल जाएगा और CO- रहेगा। लास्ट स्टेप में जब हम लोग H3O+ डाल देंगे तो ये H+ यहाँ भी दोनों जगह एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसा कुछ बन जाएगा। अब यहाँ पर ये अपना एक न्यूक्लियोफाइल है और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो ये लोन पेयर इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड टूटा, वापस आया, ये एक लीविंग ग्रुप की तरफ बाहर किया, मतलब दैट मैकेनिज्म इज SNAE मैकेनिज्म। ठीक है, फिर लास्ट स्टेप में H+ फिनॉल से निकल जाएगा, तो यहाँ पे OC डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे अपना COH ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और इस स्टेप को ही एक रिएक्शन, एक नाम दे दिया जाता है विच इज कॉल्ड शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म है, सेम तरह का, नोट कर लीजिए। बढ़ा जाएगा, चलो। यहाँ पर एक रिएक्शन ये भी लिख लो, शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ठीक है, एक नाम दे दिया गया है, जो हम लोग SNAE मैकेनिज्म पढ़े हैं उसी को एक नाम दे दिया गया है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। मतलब देखो, जैसे मान लीजिए अगर अपने पास कोई नॉर्मल अल्कोहल है या अपने पास कोई अमीन है RNH, प्राइमरी या सेकेंडरी टाइप का ना, क्योंकि यहाँ H होगा तो प्राइमरी होगा, R होगा तो सेकेंडरी होगा, तो ये प्राइमरी या सेकेंडरी है। या अगर अपने पास फिनॉल है PHOH, जैसा कि है ना गिवन क्वेश्चन में हम लोग देखें, तो अगर अल्कोहल है या अमीन है या फिनॉल है, इसका रिएक्शन अगर एसिड क्लोराइड से करा दिया जाए या एसिड एनहाइड्राइड के साथ करा दिया जाए, ठीक है, इन दोनों में से किसी के साथ भी करा दिया जाए, तो ये एज न्यूक्लियोफाइल इस पर करेगा अटैक, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, क्लोराइड को करेगा बाहर क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी जो हम लोगों ने अभी देखा है ना, और यहाँ बन जाएगा ROH, इस पर प्लस चार्ज,
C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और जो Cl माइनस निकला है ये इस H प्लस को लेकर बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RO C डबल बॉन्ड O CH3। तो बना है अपना एस्टर, ठीक है। अमीन के केस में बनेगा अमाइड और फिनॉल के केस में बनेगा फिनाइल एस्टर, है ना। तो मैकेनिज्म वाइज अगर देखा जाए तो दिस मैकेनिज्म इज SNAE मैकेनिज्म, और इसी मैकेनिज्म का नाम रख दिया गया है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन अगर सबस्ट्रेट अपने अल्कोहल, अमीन या फिनॉल होता है। समझ गए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इस पर अटैक करेगा तो दैट इज नॉट कॉल्ड शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, क्योंकि वो SNAE मैकेनिज्म है ना। अल्कोहल, अमीन या फिनॉल, है ना, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफिलिक है, अगर ये इस पर अटैक करेगा तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, ठीक है। तो एक नाम रख दिया गया है इसी मैकेनिज्म का जब सबस्ट्रेट ये होते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा जाए। अब हाँ, एक बढ़िया रिएक्शन है, ये लिखिए क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट, ठीक है। ये एक बढ़िया रिएक्शन है फिनॉल का, जो थोड़ा सा अलग है बाकियों से। तो फिनॉल का मैक्सिमम रिएक्शन अभी तक हम लोग जो देखे वो सब ES रिएक्शन ही देखे, ठीक है। चलो क्लेजन रीअरेंजमेंट लिखो। एक पॉइंट इसमें पहले लिख लिया जाए, लिखिए एलाइल फिनाइल ईथर। क्या बोला गया? एलाइल ग्रुप जानते हैं, फिनाइल ग्रुप भी जानते हैं, है ना। एलाइल फिनाइल ईथर्स क्या होता है अभी देखते हैं हम लोग। एलाइल फिनाइल ईथर्स व्हेन heated at approximately 200 degree Celsius, allyl phenyl ethers when heated at approximately 200 degree Celsius, then intramolecular rearrangement occurs. Then intramolecular मतलब within the same molecule ना, then intramolecular rearrangement occurs to give orthoallyl phenols, क्लियर हुआ? देखो एलाइल फिनाइल ईथर्स क्या होते हैं, ये हो गया अपना ठीक है। देखो ध्यान से, ये अपना एलाइल फिनाइल ईथर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन को एलाइल बोलते हैं, ये पता है सबको। तो ये एलाइल है और एलाइल पर एक ईथर है, तो इसलिए इसका नाम हो गया एलाइल। और दूसरी तरफ वाला पार्ट जो है वो फिनाइल है, तो इसका नाम हम लोग रख दिए एलाइल फिनाइल ईथर। और इसको जब हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करते हैं तो यहाँ से देखो H और यहाँ से ये पूरा ग्रुप ये रीअरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये। तो मतलब ये एलाइल पार्ट हट के यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर वैलेंसी खाली नहीं है, H हटकर इस पर चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर आसानी से देखा जाए तो यहाँ H आ जा रहा है और यहाँ पर आ जा रहा है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो पर आ गया है ये एलाइल ग्रुप, तो ऑर्थो एलाइल और ये फिनॉल है, तो इसका कॉमन नेम हो गया ऑर्थो एलाइल फिनॉल। एंड दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड क्लेजन रीअरेंजमेंट। और इसके क्वेश्चन के लिए आपको ये पहचान में आना जरूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अभी कराएंगे हम, क्वेश्चन में तो यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन भी दे सकता है, तो आप देखकर आपको कुछ और भी लग सकता है। लेकिन अगर एलाइल फिनाइल ईथर को सिंपली हीट करें तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर इस तरह का रीअरेंजमेंट होता है और ऑर्थो एलाइल फिनॉल देता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा समझ लिया जाए, ठीक है।
इसमें नीचे एक पॉइंट और लिख लो नोट करके, इसको लिखने के बाद नीचे एक पॉइंट और लिख लो नोट करके, इफ both ortho positions are substituted, if both ortho positions are substituted, मतलब किसकी बात कर रहा है, इस ईथर के ये दोनों ऑर्थो पोजिशंस हो गए ना, ये दोनों, तो इफ बोथ ऑर्थो पोजिशंस आर सब्सटीट्यूटेड देन रीअरेंजमेंट continues up to para position, then rearrangement continues up to para position। क्या बोला गया, बोला ये गया कि अगर दोनों ऑर्थो पोजीशन, जैसे यहाँ पर O CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, अगर दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर कोई R पार्ट है, मतलब पहले से सब्स्टिट्यूटेड है, ऑक्युपाइड है, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना ये पैरा पर चला जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट अपने को मिलेगा ये यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ R और R रहेगा ही, और यहाँ आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, मतलब पैरा पर आ गया है ना। तो वही बोला गया है कि देन रीअरेंजमेंट कंटिन्यूज अप टू पैरा पोजीशन, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, इसको नोट कर लो और इसका अब हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। कर लिया नोट। अब देखो, मतलब अगर सिंपली देखा जाए तो बहुत आसान लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस एच उठा के यहाँ रख दो और इसको यहाँ रख दो, लेकिन क्वेश्चन में मान लो अगर ये वाला कार्बन C14 कर दिया तो हम लोग यही वाला कार्बन C14 लिख देंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ये वाला कार्बन C14 होगा, समझ गए, मतलब ये वाला पोर्शन यहाँ के जुड़ रहा है और ये टूट जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म में समझेंगे तो ये आइसोटोपिक पोजीशन ध्यान रखिए, दिख रहा है आपको। अगर यहाँ पे मान लो हमने ये C14 कर दिया तो यहाँ पर C14 कैसे होगा, तो अगर इसी को देखकर हम लोग यहाँ C14 कर दें तो फिर गलत हो जाएगा। इसमें यहीं C14 होगा, है ना, मतलब यहाँ C14 था और यहीं C14 है। बोले सर ऐसा कैसे, यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो उसका एक वजह है क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले इसका मैकेनिज्म देखा जाए, फिर समझा जाए कि ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतना नोट कर लिए हैं आप लोग, नहीं तो कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म समझा जाए। देखो होता क्या है, यहाँ है O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक्चुअली इस तरह से ओरिएंटेड रहता है और हीट के प्रेजेंस में ना इसमें कुछ सिग्मा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है। अच्छा, अपना ये वाला कार्बन C14 था, तो देखो हीट करने पर ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड इधर आने के लिए ये पाई बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तो ये पाई बॉन्ड बाहर ऐसा आ जाएगा, और इस कार्बन का इसके साथ बॉन्ड बनने के लिए वापस ये ऐसा चला जाएगा। देखो दिख रहा है, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, देखा, ऐसे समझा जाए कि इस पर आएगा पॉजिटिव, आता नहीं है कुछ, ये तीनों काम क्या हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन समझने के लिए अगर ये बॉन्ड इधर आ गया तो इस पर आएगा पॉजिटिव, ठीक है, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये वाला इस पर टूट गया तो इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव आ गया, ये पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, A डबल बॉन्ड B बॉन्ड C पर प्लस चार्ज, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, इस पर आएगा पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, दिखा। तो ये तीनों काम होते हैं क्या, एक साथ, और एक साथ अगर होंगे तो एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये रिएक्शन हो रहा होगा, क्या उसमें ये वाला पाई बॉन्ड बन रहा होगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूट रहा होगा, CH2 CH2 इसका बॉन्ड बन रहा होगा, ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, ये पाई बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा होगा। तो एक ऐसा
ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जो साइक्लिक भी होगा, तो ये भी ध्यान रखोगे। फिर जो बॉन्ड बन रहा था वो बन जाएगा, जो बॉन्ड टूट रहा था वो टूट जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे होंगे, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये C14 था, तो ये C14 होगा, तो ये वाला C14 होगा, ठीक है। फिर एक कीटोन टाइप का बना जिसके पास अल्फा H है, ये फाइनली टॉटोमराइज होकर अपना प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, यहाँ OH, यहाँ पर बॉन्ड्स, यहाँ CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2 और ये C14। दिखा? आया समझ में बात? तो इस तरह का एकदम सिंपल सा वन स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है। ये वन स्टेप में वो बन गया, फिर टॉटोमराइज होकर प्रोडक्ट बन गया। नोट कर लो जल्दी से। अब हम लोग देखेंगे कि अगर दोनों R पोजीशन ऑक्युपाइड हो जाएगा ऑर्थो पर, तो ये पैरा पर कैसे चला जाएगा, ठीक है। इसको पहले नोट करिए फिर देखा जाए। पॉज करके करिए। हो गया है? देखो दूसरे वाले का मैकेनिज्म देखो ऐसा है, वहाँ पर OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2, लेट अस से ये C14 था, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स थे, ये दोनों R पोजीशन ऑक्युपाइड है। तो पहला तो ऐसा हो जाएगा ना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर आया, इसका इसके बॉन्ड हो जाएगा, है ना। मतलब एक स्टेप जो अभी हम लोग देखे उसको लिख दिया जाए, तो यहाँ R और यहाँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये C14 हो गया। अच्छा यहाँ भी R था, ऐसा हो गया, है ना। अब देखो क्योंकि यहाँ R है, यहाँ H नहीं है, तो ये अपना एरोमेटिसिटी वापस रिगेन नहीं कर पा रहा है। जैसे वहाँ पर कर लिया था ना, क्योंकि अल्फा H था वहाँ पर, तो वापस से एरोमेटिक हो गया था, इसलिए वहाँ पर वहीं रुक गया, क्योंकि वापस एरोमेटिसिटी मिल गई, वापस स्टेबल हो गया। लेकिन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे R है, तो ये वापस एरोमेटिसिटी गेन नहीं कर पा रहा, तो उसी टेम्परेचर पर, उसी हीट पर फिर ये भी आगे बढ़ जाता है ना। मतलब ये और इसमें रिअरेंजमेंट हो जाता है। देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा ओरिएंटेड है, ये C14 था। अब देखो सेम फंक्शनल फीचर यहाँ भी है ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड इधर आ जाए तो ये बॉन्ड बाहर आ जाए और ये बॉन्ड इधर चला जाए। दिखा? सेम यही वाला फंक्शनल फीचर है। देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा है, तो इसके पास भी ऐसे ही है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वैसा ही है। तो ये रीअरेंजमेंट एक और स्टेप आगे बढ़ जाता है और अपना जो प्रोडक्ट मिलता दिखाई दे रहा है वो ऐसा मिलता दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लिया है, तो यहाँ बना दें, ये पहले से था ही बना रहेगा। यहाँ पर एक H है और एक बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन से, तो ये हो जाएगा CH2 और यहाँ पर सिंगल आ जाएगा, यहाँ डबल आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये C14 ये वाला है, दिख रहा है। तो ऐसा बन गया। और अब क्योंकि यहाँ पर गामा पर पैरा पर हाइड्रोजन है, तो ये इस तरह से टॉटोमराइज होकर वापस फिनॉल बना लेगा, मतलब अपना एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। दिखा? तो यहाँ पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये C14 होगा, और इन दोनों पोजीशंस पर R पार्ट अपने जैसे पड़े थे वैसे ही पड़े रहेंगे। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि ऑर्थो पर अगर दोनों ब्लॉक्ड हैं तो ऑर्थो पर एरोमेटिसिटी रीगेन नहीं होगी, तो एक बार और कर लेता है। ये कहानी है इसकी, ठीक है। अब देखो, मान लो क्वेश्चन में कहीं पे C14 कहीं पे कुछ लगा के दिया, तो हम लोग को ये पूरा मैकेनिज्म न लिखना पड़े कि C14 गया कहाँ। तो हम लोग इसको ऐसा समझते हैं कि देखो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप बेंजीन पे रोल करते हुए नीचे उतरता है। मतलब एक बार ये यहाँ चिपकेगा, फिर ये यहाँ से टूट जाएगा, तो C14 यहाँ आएगा और ये वाला पोर्शन बाहर चला जाएगा, और फिर जो बाहर वाला पोर्शन है ये फिर यहाँ चिपकेगा और ये बाहर चला जाएगा। मतलब ऐसे रोल होकर आ रहा है ना, दिख रहा है ना।
तो अगर एक बार कराओगे तो ये वाला कार्बन यहाँ जोड़ दोगे, 2 बार कराओगे तो ये यहाँ जुड़ा, ये टूटा, फिर ये जुड़ा यहाँ पर, ये टूटा। दिखा? बोलो भाई, मतलब रोल कर रहा है बेंजीन के ऊपर। तो एक बार बाहरी हिस्सा ऑर्थो में जोड़ दिए तो ये जो अंदरी हिस्सा था वो बाहर हो गया। अगर नीचे ले जाना है तो फिर बाहरी हिस्सा अंदर जुड़ जाएगा और अंदरी हिस्सा बाहर चला जाएगा। तो इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, मतलब रोल कर रहा है बेंजीन के ऊपर, फिनॉल के ऊपर। क्लियर? चलिए नोट कर लिए, लिख लो इसको। तो ये हो गया अपना क्लेजेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। देखो, राइट प्रोडक्ट्स। तो इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको कौन सा एटम कहाँ गया बस आपको ये लिखने आना चाहिए। पॉज करके सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसके बाद डिस्कस किया जाए। ठीक है, पहला हो गया होगा। तो पहले वाले में इसको यहाँ जोड़ दोगे, इसको बाहर कर दोगे और ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा। मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ OH और यहाँ लिखेंगे हम लोग CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और ये C14 होगा। कर लिया है। इसकी बात करेंगे तो ये वाला हम लोग यहाँ जोड़ देंगे, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, इसको यहाँ से हटा देंगे। तो देखो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा यहाँ OH, यहाँ पे आ जाएगा CH CH3, फिर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये C14 होगा। बस आपको ये समझ में आना चाहिए, ये वाला आएगा इधर, ये वाला नहीं आएगा, है ना। एलाइल पोर्शन का एलाइल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ आता है, ये मत जोड़ देना, गलत हो जाएगा, है ना। तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर ड्यूटेरियम है, तो यहाँ ड्यूटेरियम चला जाएगा। तो मतलब आइसोटोपिक अगर अपने को समझना है तो यहाँ OD हो जाएगा, बाकी सारी जगहों पर D रहेगा, है ना। और यहाँ पर आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें कोई आइसोटोपिक नहीं है तो कोई आइसोटोपिक नहीं रखेंगे। क्लियर हुआ इतना। इसकी बात करें तो ये पहले यहाँ आएगा, ये टूटेगा, मतलब 2 बार, है ना। एक बार ये इधर आएगा, ये बाहर जाएगा, और ये क्योंकि यहाँ पर ये बाहर होगा तो फिर वो इस बार वापस, मतलब जैसा है वैसे ही यहाँ बना दोगे, पैरा तक जाएगा ना। बस ये आपको पहचान में आना चाहिए। यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 हो गया, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3। अगर कोई आइसोटोपिक है तो ये वाला वैसे ही रहेगा। तो मतलब बस ऐसा प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब 5th और 6th अगर आप ध्यान से देखें 5th और 6th को,
इसके सबका आंसर लिख ले भाई, पहले मिटा रहा हूं मैं। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसका नाम है, ये विनाइल है ना, इस कार्बन पर जिस पर पाई बॉन्ड है उसी पर ईथर लग गया, तो ये विनाइल पार्ट हो गया। और यहाँ पे जिस कार्बन पर पाई बॉन्ड है उससे अल्फा कार्बन, ये एलाइलिक होता है, एलाइल विनाइल ईथर, इसका नाम एलाइल विनाइल ईथर है। और अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो इस पर भी ये एलाइल कार्बन, ये विनाइल कार्बन, तो इसका भी कॉमन नेम एलाइल विनाइल ईथर ही है, लेकिन इसमें कुछ कुछ सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, ठीक है, वो रहेगा, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर विनाइल एलाइल ईथर है। तो अगर यही वाला रीअरेंजमेंट अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑक्सीजन था, ये CH2 था, ये CH था, डबल बॉन्ड CH2 था, ऐसा था कुछ ना। अगर आप इस पोर्शन को अब मैं मिटा दूं, इस पोर्शन को मैं मिटा दूं, ठीक है, ऐसा कर दूं, तो अगर ध्यान से देखो तो यही विनाइलिक कार्बन हो गया ना, तो विनाइल पर O और इधर एलाइल दिख रहा है ना। तो बेसिकली अगर फिनाइल है तो वो एक तरह से देखा जाए तो ओपन चेन में विनाइलिक वाला काम यही कर सकता है, मतलब जो फिनाइल ग्रुप वाला काम एक्चुअली विनाइल ग्रुप भी कर सकता है, क्योंकि लगभग सेम स्ट्रक्चर फीचर है। देखो दिखाई दिया ना, ये फिनाइल एलाइल ईथर है। अगर मैं ये पोर्शन मिटा दूं, मैं ये पोर्शन ना बनाऊं, ऐसा बनाऊं, तो ये अपना विनाइल हो गया, ये एलाइल हो गया, तो यही चीज़ तो बनी हुई है। तो अगर यहाँ हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। तो कैसे होगा, ये एलाइल वाले का बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ऐसा होता था। यहाँ से मैच कराओ, देखो ये एलाइल वाले से कार्बन का बॉन्ड इधर आता था, ये वाला बॉन्ड इधर आता था और ये वाला बॉन्ड इधर आता था, वही चीज़ यहाँ कर रहे हैं हम लोग। तो देखो ऐसा दिखाई देगा ना, डबल बॉन्ड O, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ऐसा हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड बना, ऐसे वैसे इसमें कर दोगे। ये भी विनाइल एलाइल ईथर है, तो यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ ऐसा बॉन्ड, यहाँ ऐसा बॉन्ड। IUPAC नेम पूछा जाएगा तो बता सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों के लिए एक पॉइंट यहाँ पर आप लिख लीजिए नोट करके नीचे, ठीक है, इन दोनों के लिए एक पॉइंट लिखा जाए। लिखो, एलाइल विनाइल ईथर्स have same structural feature as allyl vinyl ethers have same structural feature as allyl phenyl ethers have same structural features as allyl phenyl ethers। सेम स्ट्रक्चरल फीचर है ना, अभी समझाए यहाँ पर। So it will also give same type of rearrangement. So it will also give same type of rearrangement. ठीक है भाई, तो ये क्लेजन रिअरेंजमेंट है और ये एक अच्छा रिएक्शन माना जाएगा फिनॉल में, क्योंकि ये थोड़ा सा लीक से हट कर है ना, ES से अलग है, ठीक है। तो इसमें एक दो रिएक्शंस और हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हुए फिनॉल ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, नमस्कार।